नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति इस समय दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनमें अभी आशा की किरण जिनको दिखाई दे रही है या जो आशावादी हैं। दूसरे वो लोग हैं जो निराश हो चुके हैं, निराशावादी कह सकते हैं आप, या कहें कि जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसमें उनको कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद बात ये नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। बात यह है कि वहाँ क्या होना चाहिए और जो हो रहा है उस पर बाकी लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तीर छोड़ा और वो ठीक निशाने पर लगा है। ममता बनर्जी बिल्कुल बौखला गई है उससे। उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप लगाना योगी जी पर शुरू कर दिया। उन्होंने योगी जी की बात का कोई तार्किक जवाब नहीं दिया, कोई सैद्धांतिक जवाब नहीं दिया, विचारधारा के स्तर पर कोई विरोध नहीं किया, कानून व्यवस्था की स्थिति के तर्क के आधार पर कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने उन पर व्यक्तिगत आक्षेप किया और ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब उसके पास कोई तर्क बचता नहीं, जब उसके पास कोई तथ्य होता नहीं। दरअसल ममता बनर्जी बहुत बुरी तरह से बैकफुट पर है। तो लोग पश्चिम बंगाल के ही नहीं, पूरे देश के लोग योगी आदित्यनाथ को उम्मीद की नज़र से, आशा की नज़र से देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग और पश्चिम बंगाल से बाहर जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि अब ममता बनर्जी से किसी तरह की आशा करना, किसी तरह की उम्मीद करना, ये इससे बड़ी गलती कोई नहीं होगी। ममता बनर्जी को पहली बार, जब से सत्ता में है वो, तब से पहली बार इस तरह की चुनौती का, और उससे ज़्यादा कह रहा हूँ राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी को अचानक, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बना था। हालांकि वो बैठकों में गई थी, लेकिन उनका जो रवैया था और उसके बाद उन्होंने जो स्टैंड लिया, लोकसभा में उन्होंने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को कोई जगह नहीं दी। पश्चिम बंगाल में सीपीएम को देने का कोई सवाल नहीं था, कांग्रेस पार्टी को भी सीट नहीं दी, और वो एक तरह से इंडिया अलायंस पर ही हमला करती रही। और चुनाव नतीजे के बाद ये अभियान भी चलाया उनके लोगों ने कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। इस सब की पृष्ठभूमि में आप देखिए तो इस समय पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसमें ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस की याद आ रही है। क्या कारण है? ममता बनर्जी कमज़ोर महसूस कर रही है, अलग थलग पड़ गई महसूस कर रही है, अशक्त महसूस कर रही है। तो जब आदमी अशक्त होता है तब वो जो है, जिस तरह का हमला करता है, वो काम ममता बनर्जी कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने किसी भी सुरक्षा बल पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया जैसा ममता बनर्जी ने लगाया। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि दंगाइयों के बारे में कहा कि दंगाइयों का जवाब एक ही है, डंडा। डंडा शब्द को आप लिटरली शाब्दिक अर्थों में मत लीजिए। डंडा एक मेटाफर है, एक मुहावरा है, यानी कानून की ताकत, यानी जो कानूनी ढंग से शासन चलाया जाता है उसकी ताकत। स्टेट की पावर यानी राज्य की शक्ति बहुत होती है, और ख़ास तौर से अगर राज्य की शक्ति को चुनौती कोई दे रहा हो, कानून तोड़ रहा हो, तो उसके खिलाफ सिर्फ राज्य की शक्ति ही खड़ी हो सकती है। जब तक कि कोई बड़ी क्रांति ना हो जाए, जनता सड़क पर उतर आए, क्रांति करे, वो अलग बात है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून का राज होगा तो दंगाइयों की हिम्मत नहीं होगी, और उन्होंने साफ साफ कहा कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानने वाले हैं। लेकिन इन बातों से ज़्यादा जो बुरा लगा ममता बनर्जी को, जिससे वो बिलबिला गई, वो ये कि बंगाल जल रहा है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप है। वैसे आप देखिए, चुप जो है पूरा विपक्ष है। आपने किसी एक भी नेता का बयान सुना
कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, या राज्य सरकार जो है कानून व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम रही है, अक्षम साबित हो रही है। किसी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी करके कि जो कुछ हो रहा है, हिंसा जो हो रही है वो ठीक नहीं है, चिंताजनक है, बात खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया, इस पर कोई डायरेक्टिव नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट आजकल बहुत बड़े बड़े कमाल कर रहा है, नई नई परंपराएं स्थापित कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जो संविधान प्रदत्त जो उसको अधिकार है न्यायपालिका को, जो उसके पास नहीं है, उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो मुद्दा अलग है। आज बात है कि योगी जी ने जो कुछ कहा वो क्यों कहा, क्योंकि योगी जी को समझ में आ रहा है कि इस समय देश का जनमानस किस तरफ है। एक हिंदू नवजागरण का वातावरण दिखाई दे रहा है और उनकी बात लोगों के दिल को छू रही है। और नेता जब बात करता है तो सिर्फ उसकी बात का असर नहीं होता, थोड़े समय के लिए होता है। अगर बात का असर हो, नेता की अगर साख हो, विश्वसनीयता हो, लोकप्रियता हो, तो थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन अल्टीमेटली जिस बात का असर होता है वो उसके काम का। तो 8 साल में उत्तर प्रदेश में जहां माफिया का राज चलता था, जहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का सिलसिला चलता था, वहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सिलसिला चलाकर उन्होंने बदलाव दिखाया है लोगों को। किस तरह की कानून व्यवस्था थी 2017 के पहले और आज कैसी है, ये करके दिखाया है। ये लोगों को महसूस हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ा है इसका। जितना सुरक्षित आज उत्तर प्रदेश में लोग महसूस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी किया होगा। माफिया की जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उसकी पूरी तरह से कमर तोड़ दी। लेकिन बात केवल वही नहीं रुके, वो 2 कदम और उठाए। माफिया का जो आर्थिक तंत्र था उसको भी खत्म कर दिया, और इसके अलावा माफिया का जो राजनीतिक तंत्र था, यानी उसको जो राजनीतिक संरक्षण मिलता था, उसको भी खत्म कर दिया। आज माफिया के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत कोई राजनीतिक दल नेता नहीं कर सकता है। राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए उनके खिलाफ वो नहीं जाएंगे। ये उम्मीद करना जो है वो नासमझी होगी कि वो उनके खिलाफ बोलने लगेंगे। लेकिन आज उनके पक्ष में जिस तरह से उनका संरक्षण करते थे, उस तरह से खड़े होने की हिम्मत किसी नेता में नहीं है उत्तर प्रदेश के। तो ये सब उन्होंने ज़मीन पर करके दिखाया है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को योगी जी की ज़रूरत है, योगी जी को आना चाहिए। सवाल फिर मैं कर रहा हूं कि क्यों? क्योंकि योगी जी इस समय देश में ऐसे नेता हैं जो अपोलोजेटिक हिंदू नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि जो है अंदर कुछ बोले बाहर कुछ बोले, उनका जो कुछ है वो अंदर बाहर एक समान है। उनको हिंदू होने पर शर्म नहीं है, जैसा बहुत से नेताओं के मन में है। इस देश की दरअसल समस्या ये है कि नेताओं का बहुमत ऐसा है जिसको अंदर से हिंदू होने पर शर्म महसूस होती है। उस शर्म को निकालकर हिंदू होने पर गर्व महसूस हो, ये कोशिश योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, और अमित शाह। इन 3 नेताओं को फिर कह रहा हूं, छोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी में शायद अपवाद के लिए एक आध और कोई मिल जाए, वरना ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी गंगा जमुनी तहजीब वाले ही हैं। उनको संकट समझ में ही नहीं आता, उनको संकट दिखाई ही नहीं देता। उनको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है इस देश में। 1000 साल की गुलामी की बात छोड़ दीजिए, 1947 के बाद से, और अगर अभी भी स्थिति को नहीं ठीक किया गया तो क्या हो सकता है। और मेरा मानना है कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार के जितने काम हैं उनमें मैं सबसे पहले नंबर पर रखता हूं जो वक्फ संशोधन विधेयक है।
उसका इतना दूरगामी असर होने वाला है अगर हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पर शरिया को तरजीह न दी तो। इस बात की आशंका जग रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है 2 दिन से। पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट मन बनाकर बैठा था कि अंतरिम आदेश देंगे, इस संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा देंगे। अगर एसजी तुषार मेहता ने इंटरवीन न किया होता कि हमारी बात भी सुन लीजिए। मतलब विचित्र बात है कि सरकार जो कानून लेकर आई है, संसद में पास कराया है, जो लागू करने जा रही है, उसकी बात पूरी सुने बिना सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देने के लिए तैयार बैठा है। इसका मतलब इन याचिकाओं की सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मन बना लिया था कि क्या करना है। मतलब मुकदमा चला उससे पहले आप तय कर चुके थे कि फैसला क्या देना है। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं, आज सिर्फ एक ही सवाल का जिक्र करूंगा। इस मुद्दे पर सुनवाई पूरी हो जाने के बाद इस पर वीडियो बनाऊंगा तो तफसील से बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा। एक सवाल तुषार मेहता से, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनसे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, और शायद सीजीआई ने पूछा कि क्या आप हिंदू जो ट्रस्ट हैं, धार्मिक ट्रस्ट हैं, उनमें दूसरे मजहब के लोगों को सदस्य बनाएंगे? इसका जवाब तुषार मेहता ने तुरंत कोई दिया नहीं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह की मानसिकता है। जो हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट हैं वो धार्मिक काम करते हैं, धर्म से संबंधित क्रियाकलाप की देखरेख करते हैं। और जो वक्फ बोर्ड है वो कोई धार्मिक काम नहीं करता। वो जिन लोगों ने अपनी संपत्ति वक्फ की है, वो जो संपत्ति है उसके प्रबंधन का काम देखता है। वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है उस काम का। लेकिन दोनों को एक बराबर खड़ा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो स्थिति है उसमें हम कोई बड़ा परिवर्तन नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं भाई? अगर कुछ गलत हो रहा है, गलत हुआ है, तो उसको ठीक क्यों नहीं किया जाना चाहिए? यानी आप कह रहे हैं जो गलत हो गया है उसको स्वीकार कर लो। कल आप अदालत में बलात्कार पीड़िता से कहेंगे कि अब जो हो गया वो हो गया है, भूल जाइए, पीछे जाने की क्या ज़रूरत है? ये किस तरह का तर्क है कि हम कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहते? आपका काम है, यानी अदालत का काम है, ये बताना कि सरकार ने अगर कोई काम किया है, कोई कानून बनाया है, तो संविधान सम्मत है या नहीं। पीछे जाना है, आगे जाना है, ये सब राजनीतिक लोगों पर छोड़िए। जो कानून बना है उसको संसद से बहुमत से पास कराया गया है और इसका अधिकार है संसद को। तो पश्चिम बंगाल को लेकर फिर कह रहा हूं कि जो योगी जी का बयान आया है वो इस देश का इस समय जो मानस है उसके अनुकूल है, इसलिए उसकी इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया हो रही है कि जब आप लोगों के मन की बात बोलते हैं, लोगों के जो दिल में होता है उसका समर्थन करते हैं, तब इस तरह की स्वीकारोक्ति होती है। और वही योगी जी के बयान में दिखाई दे रहा है। पूरे देश में उनके बयान की प्रशंसा हो रही है कि इसी तरह के बयान की ज़रूरत थी, इसी तरह के स्टैंड की ज़रूरत थी। दंगाई किसी भी धर्म मजहब का हो, उसका इलाज एक ही होता है और वो है कानून का डंडा, कानून का राज। उसके मन में कानून का डर होना चाहिए। कोई भी अपराधी हो, कोई भी दंगाई हो, जो कानून को अपने हाथ में लेना चाहता है, उसको मालूम हो कि इसकी उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक ये मन में नहीं हो तब तक इस तरह की घटनाएं रुकती नहीं। लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है बंगाल में। जो उपद्रवी हैं उनको वो इस बात के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री उनके संरक्षण में, उनके बचाव में खड़ी हो तो उनको डर किस बात का है? यही बात योगी जी ने कही है। सीधे सीधे आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसका निष्कर्ष यही है। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री चुप है।
अभी तक मुख्यमंत्री जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवारों से मिलने नहीं गई हैं। मिलना तो छोड़ दीजिए, उनके प्रति सहानुभूति का एक शब्द नहीं बोला है। तो इससे आपको मानसिकता का अंतर पता चलेगा। और इस तरह की राजनीति करने वालों के लिए हो सकता है अभी उनका जो है मनोबल बढ़ा हुआ हो, उनको समर्थन भी मिल रहा हो, लेकिन ये स्थिति बदल रही है और बदलाव ऐसे जो है बहुत धीमी गति से होते हैं। लेकिन बदलाव हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई दूर दूर तक कोई शंका नहीं है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।